हेलो बच्चों, राम राम सारियान। बच्चों, हमारी आज की क्लास एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे रहेगी। टॉपिक का क्या नाम है? सरफेस टेंशन। जैसा कि नाम से क्लियर है, इसमें हम किसके बारे में डिस्कशन करेंगे? सरफेस के बारे में। अब तक हम इस चैप्टर में क्या पढ़ते आ रहे थे? बल्क प्रॉपर्टी, ठीक है, लिक्विड की। जैसे कि ये हमारे पास लिक्विड है, तो हम क्या पढ़ रहे थे कि ये कितनी बॉइंट फोर्स लगाएगा। ओके, तो बॉइंट फोर्स क्या है? एक बल्क लिक्विड की वजह से आ रही है, ठीक है। अभी हम क्या पढ़ेंगे? इसके सरफेस की स्टडी करेंगे, ठीक है। तो सरफेस पे एक फिनोमिना होता है बच्चों, उसको हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। डेली लाइफ में इसके कई एग्जांपल्स है। जैसे कि ये यहाँ पे मैंने एक मच्छर दिखा रखा है, ठीक है, और नीचे लिक्विड है, ये वाटर है, ठीक है। तो मच्छर आराम से वाटर के ऊपर बैठा हुआ है, इसको हम बोलेंगे कि बैठा हुआ है। तैर रहा है ये नहीं बोल सकते हम। तैरने का कंसेप्ट अलग होता है बच्चों। जैसे कि बड़े जहाज है, इंसान है, वो जो तैरते हैं उसमें अलग प्रिंसिपल काम करता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। लेकिन यहाँ पे ये जो मच्छर बैठा हुआ है वाटर के ऊपर, तो ये किस वजह से बैठा हुआ है? मच्छर डूब क्यों नहीं रहा? क्योंकि वाटर के पास क्या है? सरफेस टेंशन है। उस सरफेस टेंशन की वजह से ये मच्छर आराम से बैठा हुआ है। अब देखोगे कि यहाँ पे जैसे ये पैर है, पैर के पास में लिक्विड हल्का सा बेंड हो रखा है। जो लेग है वो अंदर नहीं गई है मच्छर की, पानी के ऊपर ही है। तो ये आराम से बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि वाटर के पास क्या है? सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन को आप ऐसे समझ सकते हो कि कई सारे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। जैसे कि ये इंसान है, ये एक, इनको ये मान लो कि ये H2 वाटर मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो जब तक ये अलग अलग है, एक सिंगल मॉलिक्यूल है H2O। लेकिन सरफेस टेंशन की वजह से क्या होंगे? ऊपर जो सरफेस पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो आपस में बॉन्ड बनाए हुए हैं ऐसे, ठीक है, एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है, और सरफेस पे इन्होंने कस के हाथ पकड़ा हुआ है कि हम नहीं छोड़ेंगे। तो यहां पे जब मच्छर आराम से आया सरफेस के ऊपर, तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स के जो आपस में जो उन्होंने हाथ पकड़ा हुआ था, वो इतना मजबूती से पकड़ा हुआ था कि ये जो इसका पैर है उनके बॉन्ड को तोड़ नहीं पाया, ठीक है, उनके हाथ अलग अलग नहीं कर पाया। और जब तक वो अलग अलग नहीं होंगे तब तक ये अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। यानी कि वो जो बॉन्ड है वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो इसके पैर को रोके हुए है, और उसकी हेल्प से ये आराम से बैठा हुआ है वाटर सरफेस पे, डूब नहीं रहा। ऐसे ही जब बिल्कुल ही शांत वाटर में एक वाटर ड्रॉप डालोगे, ठीक है, सिंगल ड्रॉप जब डालोगे, तो वो ड्रॉप क्या होगी? वाटर सरफेस पे गिरेगी और बाउंस बैक करेगी, ठीक है। जैसे कि ये गिरी, नीचे वाली में वेव प्रोड्यूस हुई और ये खुद बाउंस बैक हो गई। क्यों हो गई? अंदर क्यों नहीं गई है वाटर सरफेस के? क्योंकि अभी जो पहले नीचे जो वाटर शांत था, उसके पास क्या थी? सरफेस टेंशन थी, जिसकी वजह से इसके सरफेस वाले वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में जोर से हाथ पकड़े हुए थे। वो इस ड्रॉपलेट जो नई आई है उसको अंदर नहीं जाने दिया उन्होंने, ठीक है, उन्होंने इसको बाउंस बैक करवा दिया। उस वजह से ये ऊपर गई, अब ये वापस नीचे आएगी। अगली बार ये थोड़ा कम बाउंस बैक करेगी, फिर वापस नीचे आएगी, फिर नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा और कम बाउंस होगा, लास्ट में ये आराम से इधर बैठ जाएगी। अब ये इनके साथ मर्ज हो जाएगी, ठीक है। इंस्टेंट आके नहीं मिलती है इसमें, ठीक है। इसको वाटर सरफेस के साथ मिलने में टाइम लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि इसको इसकी क्योंकि स्टार्टिंग में वाटर के पास जो सरफेस टेंशन है वो इसको रोक रही है अपने अंदर जाने से, ठीक है। ऐसे कई एग्जांपल्स होते हैं जहां पे हम सरफेस टेंशन को देख सकते हैं, ठीक है। एक दो एग्जांपल हम आगे भी करेंगे। अब हम देखते हैं कि लिक्विड का सरफेस और लिक्विड का बल्क वो अलग अलग बिहेव क्यों करता है, ठीक है। जैसे कि एक कंटेनर हमारे पास, उसमें हमने लिक्विड लिया हुआ है, तो ये लिक्विड का क्या है? बल्क है, बल्क पार्ट हो गया, और ये हमारा लिक्विड का सरफेस है, ठीक है। तो यहां पे हम मान लेते हैं कि
एक वाटर मॉलिक्यूल हमारे पास यहाँ पे है बल्क में, और एक वाटर मॉलिक्यूल हमारे पास यहाँ सरफेस में है। ओके, अब पहले बल्क वाले वाटर मॉलिक्यूल को देखते हैं। ठीक है, तो एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में रहेगा। ठीक है, कि एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींच रहा होगा। तो इस वाले के पास में चारों तरफ क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स है, ये सभी इसको अपनी तरफ खींचेंगे। तो इस वाले पे क्या लगेगा, हर डायरेक्शन में फोर्स लग रही होगी। ठीक है, अगर चारों ओर से बाकी जो इसके पड़ोसी वाटर मॉलिक्यूल्स है वो इसको अपनी तरफ खींचेंगे, तो इस वाले वाटर मॉलिक्यूल पे चारों तरफ से फोर्स लगेगी, और चारों तरफ से एक जैसी फोर्स लगने की वजह से क्या हो जाएगा, इस पे नेट फोर्स क्या हो जाएगी बच्चों, जीरो, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्ट कर रही है इस पे चारों तरफ। ठीक है, ऐसे ही बल्क में हर वाटर मॉलिक्यूल के साथ रहेगा। अब आते हैं हम सरफेस वाले के पास। सरफेस वाले में इसके साइड वाला इसको अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, नीचे वाले इसको नीचे की तरफ खींचेंगे। ऊपर कोई वाटर मॉलिक्यूल है ही नहीं। ठीक है, तो ऊपर की तरफ कोई फोर्स नहीं रहेगी। अब यहां पे क्या है, साइड में फोर्स है, वो तो क्या हो जाएगी, साइड वाली फोर्स इक्वल एंड अपोजिट एक दूसरे को कैंसिल कर लेगी। अब डाउनवर्ड फोर्स जो है, इसको बैलेंस करने के लिए अपवर्ड में कोई फोर्स है ही नहीं, जैसे यहां पे था। ठीक है, इस पे चारों तरफ फोर्स थी, लेकिन यहां पे ऊपर की तरफ तो कोई फोर्स नहीं है। ठीक है, तो इस पे क्या होगा, नेट फोर्स एक्ट करेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अगर हमारे वाटर मॉलिक्यूल सेम है लेकिन उन पे लगने वाली फोर्स अलग अलग है, इस पे नेट फोर्स जीरो है और इस पे नेट फोर्स एक्ट कर रही है, तो दोनों के बिहेवियर में डिफरेंस रहेगा बच्चों। इसलिए बल्क लिक्विड अलग तरीके से बिहेव करता है और सरफेस लिक्विड अलग तरीके से बिहेव करता है। ठीक है, इसलिए इनकी दोनों की प्रॉपर्टीज में डिफरेंस है। अब अगर इसको हम इस तरफ से देखें, ये बाउंड्री कौन सी है, ये कंटेनर के साथ साथ वाली बाउंड्री है। ठीक है, ये जो हमने सिलेंडर लिया है इसके साथ वाली ये बाउंड्री है सर लिक्विड की। तो यहां पे अगर बाउंड्री पे मैं लिक्विड वाटर मॉलिक्यूल से बनाऊं तो इन पे कैसे लग रही होगी फोर्स, ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स कंटेनर की बाउंड्री पे है, ठीक है, और सरफेस पे है, तो इनकी जो नेट फोर्स रहेगी बच्चों वो इनवर्ड डायरेक्शन में होगी। ओके, इनवर्ड डायरेक्शन में और सेंटर की तरफ। दिमाग में थोड़ी पिक्चर बना के देखो इन पे लगने वाली नेट फोर्स के बारे में। ठीक है, इनके पीछे की तरफ तो कोई फोर्स ही नहीं है, कोई लिक्विड तो है ही नहीं, बाउंड्री आ गई, तो पीछे की तरफ की डायरेक्शन में तो कोई फोर्स होगी नहीं। अब लिक्विड कहाँ है, इनके सामने प्रेजेंट है और वो सिमेट्रिकल है सेंटर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो इन पे जो नेट फोर्स आएगी बच्चों वो हमेशा सेंटर की डायरेक्शन में आएगी। ठीक है, जहां पे सिलेंडर का सेंटर बनेगा उस डायरेक्शन में उनकी रिजल्टेंट फोर्स आएगी। ठीक है, बॉडी की मूवमेंट उसी डायरेक्शन में होती है जिस डायरेक्शन में उस पर फोर्स लग रही हो। अब अगर यहाँ पे सरफेस की बात करें तो सरफेस पे जो फोर्स लग रही है वो कहाँ लग रही है, सेंटर की ओर। तो इस फोर्स की वजह से लिक्विड का जो सरफेस है वो क्या चाहेगा कि वो इस फोर्स की डायरेक्शन में मूव करे। ठीक है, तो सरफेस जो है, टॉप सरफेस जो है वो मूव करना चाहेगा लिक्विड के सेंटर की ओर। ओके,
दूसरे तरीके से अगर इसको बोलें तो इस फोर्स की वजह से अगर ये सरफेस मूव करेगा सेंटर की ओर तो क्या होगा, इसका जो ये एरिया है ये एरिया श्रिंक होगा, ठीक है, एरिया छोटा होगा। तो ये जो फोर्स है वो क्या करना चाह रही है, वो अपना एरिया छोटा करना चाह रही है। ओके, यही हमारी सरफेस टेंशन की डेफिनेशन होती है कि सरफेस टेंशन क्या चाहती है कि उसका जो सरफेस एरिया है वो हमेशा मिनिमाइज रहे, छोटे से छोटा रहे, ठीक है, जितना छोटा हो सकता है वो उतना छोटा करना चाहती है अपने सरफेस एरिया को। आपने दूध के ऊपर मलाई आई हुई देखी होगी, ठीक है, दूध पे जब मलाई आती है तो बच्चों वो जो मलाई है वो क्या होती है, सिकुड़ती है, सेंटर की ओर इकट्ठी हो जाती है, ठीक है। पहले क्या था, बिल्कुल बाउंड्री तक हमारा दूध था, लेकिन जब मलाई आएगी, जो मलाई क्या होती है, टॉप सरफेस होता है मिल्क का, वो टॉप सरफेस उस पे बाउंड्री पे क्या लग रही है, हमारी फोर्स लग रही है सेंटर की ओर, तो वो फोर्स क्या करेगी, उसको श्रिंक करने का काम करेगी टुवर्ड्स द सेंटर। इसलिए जो मलाई होती है वो बाउंड्री को छोड़ के अंदर की ओर श्रिंक हो जाती है, ठीक है, सिकुड़ जाती है। क्यों होती है, क्योंकि इस टॉप सरफेस पे जो सरफेस टेंशन थी वो क्या चाहती है कि उसका सरफेस एरिया मिनिमाइज हो जाए, ओके, अपने एरिया को छोटा करना चाह रही है। तो प्रॉपर्टी ऑफ ए लिक्विड, सरफेस टेंशन क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ ए लिक्विड, और लिक्विड नहीं, लिक्विड के सरफेस की, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ ए लिक्विड सरफेस टू रिमेन इन मिनिमम सरफेस एरिया, ठीक है। तो सरफेस टेंशन क्या चाहती है कि उसका जो लिक्विड का जो सरफेस है वो मिनिमम सरफेस एरिया में रहे, और उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन। कुछ बुक्स में सरफेस टेंशन को हम टी से डिनोट करते हैं और कुछ में एस से डिनोट करते हैं, ठीक है, दोनों सिंबल ठीक है। यहां पे हम एस को लेके चलेंगे, ठीक है। तो ये तो होगी बच्चों सरफेस टेंशन है क्या चीज और क्यों है, क्या काम है सरफेस टेंशन का। सरफेस टेंशन चाहती है कि उसके लिक्विड का जो सरफेस है वो हमेशा मिनिमम एरिया एक्वायर करे, ओके। और यहां पे देखो बच्चों, दूध पे जो मलाई आई है वो टॉप सरफेस पे क्यों आई है, बीच में क्यों नहीं आती, इसका भी रीजन है। क्या रीजन है कि जब हम दूध को गर्म करेंगे तो दूध को गर्म करने से क्या होगा, अब जैसे ये कंटेनर में ये मान लो हमारे पास मिल्क है और इसको हम गर्म कर रहे हैं नीचे से, तो गर्म करने से क्या होगा, ये पूरा दूध जो है हमारा लिक्विड जो है वो गर्म हो जाएगा, और गर्म होने से बच्चों सरफेस टेंशन अफेक्ट होती है। एक लाइन लिख लो, सरफेस टेंशन डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ लिक्विड एंड टेम्परेचर, ठीक है। नेचर ऑफ लिक्विड का मतलब कि अलग अलग लिक्विड में अलग अलग सरफेस टेंशन हो सकती है, ठीक है। दूध की सरफेस टेंशन अलग होती है, वाटर की सरफेस टेंशन अलग होती है, और अगर वाटर में हम साबुन मिला दे, सोप वाटर बना दे, तो उसकी सरफेस टेंशन अलग होगी। तो सरफेस टेंशन डिपेंड करती है कि लिक्विड कैसा है, और सरफेस टेंशन डिपेंड करती है टेम्परेचर क्या है। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, ठीक है, विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर हमारी सरफेस टेंशन डिक्रीज करेगी, ठीक है। तो जब मिल्क को हम गर्म करेंगे
तो मिल्क का जो बल्क पार्ट है, ठीक है, वो क्या है, गर्म है, टेम्परेचर ज़्यादा है उसका, और ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से उसकी सरफेस टेंशन कम है। अब सरफेस टेंशन कम होने का मतलब कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ था वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स अलग अलग है। और जब हम सरफेस पे आएंगे तो हमारा सरफेस क्या है बच्चों, एयर के कांटेक्ट में है, और जो नीचे हमने हीट दे रहे हैं उस हीट से दूर है। तो बल्क पार्ट, मिल्क का बल्क पार्ट एयर के कांटेक्ट में ना होने की वजह से गर्म का गर्म है, लेकिन टॉप सरफेस जो है वो एयर के कांटेक्ट में होने की वजह से यहां का टेम्परेचर डाउन है। अब बल्क पार्ट के कंपैरिजन में टॉप सरफेस हमारा कम टेम्परेचर पे है, यानी कि थोड़ा सा ठंडा है। अब टेम्परेचर कम हुआ तो सरफेस टेंशन इंक्रीज हो जाएगी। तो जो बीच में जो बॉन्ड टूटे हुए थे टॉप सरफेस पे, वो बॉन्ड आपस में दोबारा बनेंगे, ठीक है, सरफेस टेंशन ज्यादा होने की वजह से सरफेस पे, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर कम है तो सरफेस टेंशन ज्यादा और बॉन्ड मजबूती से बनेंगे। और अगर सरफेस टेंशन इंक्रीज हो रही है तो सरफेस टेंशन क्या चाहती है कि उसका जो सरफेस है वो मिनिमम एरिया एक्वायर करे, तो वो सिकुड़ेगा अंदर की ओर, और अगर अंदर की ओर सिकुड़ेगा टाइट बॉन्ड बना के तो वो हमें किस फॉर्म में दिखेगा, मलाई की फॉर्म में दिखेगा। है ये दूध ही, अगर इसको अंदर लेके जाओ, इसको गर्म करो तो ये बॉन्ड टूटेगा और वापस अलग अलग हो जाएगा, ठीक है, वापस दूध में मिल जाएगी। लेकिन जब टॉप सरफेस पे आओगे तो ये वापस ठंडा होगा, सरफेस टेंशन इंक्रीज होगी, बॉन्ड बनेगा। बॉन्ड बनने के बाद में वो क्या चाहेंगे कि उनका सरफेस एरिया मिनिमम हो। तो जो यहाँ पे था बाउंड्री तक हमारा मिल्क था वो सिकुड़ के ऐसे इकट्ठा हो जाएगा मलाई के फॉर्म में। ओके, गॉट इट। तो ये तो हमने समझ लिया कि सरफेस टेंशन है क्या चीज। अगर इसको मैथमेटिकली दिखाना हो कि क्या फार्मूला होता है सरफेस टेंशन का, तो कैसे लिखते हैं इसको। यहां पे मैंने ये जो टॉप व्यू दिखाया, ये किस चीज का टॉप व्यू है, ये हमारा इसी सिलेंडर का टॉप व्यू है, ठीक है, जिसमें हमने लिक्विड रखा हुआ था। ओके, और ये जो आपको दिख रहा है ये लिक्विड का सरफेस है, ठीक है, टॉप सरफेस। अगर हम इस टॉप सरफेस पे एक इमेजिनरी लाइन बनाएं, ठीक है, ये इमेजिनरी सरफेस बना दिया हमने, लाइन सरफेस टॉप सरफेस पे एल लेंथ का। ओके, लिक्विड के टॉप सरफेस पे हमने एल लेंथ की एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर ली। अब क्या होगा कि लिक्विड जो है वो इस लाइन के इस साइड भी है और इस साइड पे भी है, ठीक है। तो यहां वाला लिक्विड क्या करेगा, यहां वाला लिक्विड क्या करेगा, इस वाले लिक्विड पे फोर्स लगाएगा अपनी तरफ, अपनी ओर खींचेगा, ठीक है, और यहां वाला लिक्विड यहां वाले लिक्विड को अपनी ओर खींचेगा। ओके, मैं एक बार के लिए सिर्फ एक साइड का व्यू दिखा रहा हूं, ठीक है, कि यहां वाला लिक्विड इस लाइन के इस पार जो लिक्विड प्रेजेंट है उस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है एफ, ठीक है। सेम अमाउंट ऑफ फोर्स यहां वाला लिक्विड भी लगा रहा होगा इस वाले लिक्विड पे, ठीक है। तो नेट फोर्स तो क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। अगर नेट फोर्स बैलेंस ना होती तो क्या होता कि ये फोर्स अगर ज्यादा होती तो यहां वाला लिक्विड इस तरफ चला जाता, अगर ये वाली फोर्स ज्यादा होती तो ये लिक्विड को इस तरफ खींच लाती। लेकिन हमारा क्या है, लिक्विड इक्विलिब्रियम में, स्टेबल है, मोमेंट नहीं है इसके अंदर कोई, तो नेट फोर्स क्या है हमारी, जीरो। तो जितनी फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है उतनी फोर्स इस डायरेक्शन में भी लग रही होगी। लेकिन अभी हम
सिर्फ एक तरफ की फोर्स को दिखा रहे हैं, ठीक है। और ये लाइन इमेजिनरी लाइन है, ठीक है, रियल में कोई लाइन नहीं है, ऐसे पार्टीशन नहीं की हुई हमने, ये बस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देने के लिए हम इमेजिन कर रहे हैं कि यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर ली, इस लाइन के इस पार जो लिक्विड है वो दूसरे पार के लिक्विड पे फोर्स लगा रहा होगा F, और ये फोर्स कैसी है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, ठीक है, यानी कि ये 90 डिग्री बना रही है इस लाइन के साथ, ये नहीं है कि आधी तिरछी फोर्स ले लोगे। तो हमारी सरफेस टेंशन क्या बनेगी बच्चों, सरफेस टेंशन होएगी परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट लेंथ ऑफ ए इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन द लिक्विड सरफेस। परपेंडिकुलर फोर्स acting per unit length and imaginary line drawn on liquid surface, ठीक है, ये हमारी क्या बनेगी बच्चों, सरफेस टेंशन। और SI यूनिट क्या बनेगी बच्चों, न्यूटन पर मीटर, क्यों, क्योंकि फोर्स की SI यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और लेंथ की SI यूनिट मीटर, तो सरफेस टेंशन की SI यूनिट क्या बनेगी, न्यूटन पर मीटर, ठीक है, क्लियर है यहां तक। एक बच्चों आपकी बुक में ये एक्सपेरिमेंट दिया होगा, NCERT बुक में, ये सरफेस टेंशन को समझाने का एक बढ़िया एग्जाम्पल है, और इस एक्सपेरिमेंट को आप घर पे भी करके देख सकते हो। कैसे करोगे, आपको एक रिंग लेनी है, ठीक है, रिंग नहीं हो तो कुछ भी हो जो कि क्लोज शेप बनाता हो, ठीक है, जैसे कि स्क्वायर ले लिया या कुछ भी हो, लेकिन वो परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है, क्लोज होना चाहिए। पानी के अंदर हम साबुन डाल लेंगे अच्छी खासी अमाउंट में, और जब हम उसमें ये रिंग डुबोएंगे और बाहर निकालेंगे तो उस पर ऐसे सॉफ्ट फिल्म तैयार हो जाएगी हमारी, ठीक है। तो ये पहला काम हमने कर लिया। उसके बाद में हम पतले वाला धागा लेंगे, ठीक है, अगर बड़ा धागा लेंगे तो हो सकता है कि वो हमारी फिल्म को तोड़ दे, ठीक है, ज़्यादा वेट होने की वजह से। तो हम क्या करेंगे, पतले वाला धागा लेंगे और उसको आराम से बड़े ही प्यार से इस फिल्म के ऊपर रख देंगे। अब रखना ऐसे है कि धागा पूरे कांटेक्ट में रहे फिल्म के साथ में, अगर कहीं पे वो ऊपर रह गया, ठीक है, पूरा कांटेक्ट नहीं बना धागे के बीच में, तो फिर हमारा एक्सपेरिमेंट फेल हो सकता है, ठीक है। तो इसको आराम से सोप के ऊपर आराम से पूरा रख देंगे, ठीक है, कि पूरा कांटेक्ट में रहे हमारा धागा। अब स्टार्टिंग में क्या होगा कि जिस शेप में हम इसको रखेंगे धागे को, ये उसी शेप में एज इट इज पड़ा रहेगा, इसमें कोई मूवमेंट नहीं होगी। कोई भी मूवमेंट क्यों नहीं होगी, क्योंकि हमारा जो ये सरफेस है, जो फिल्म का सरफेस है, सोप फिल्म का, उसमें क्या है, सरफेस टेंशन है। कोई भी लिक्विड का जो सरफेस होगा उसमें हमेशा सरफेस टेंशन रहेगी। और ये जो धागा है, जैसे हमने यहाँ पे ये जो इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की थी, वैसे ही इस धागे का अगर एक छोटा सा पार्ट ले तो उस पार्ट पे हम क्या बोल सकते हैं कि एक साइड का जो लिक्विड है वो दूसरे साइड के लिक्विड को अपनी ओर खींच रहा होगा, ठीक है। तो इस पॉइंट पे अगर इस साइड वाला लिक्विड दूसरे साइड के लिक्विड को इधर खींच रहा है, तो यहां वाला लिक्विड इस वाले लिक्विड को अपनी ओर खींचेगा सेम अमाउंट ऑफ फोर्स से, ठीक है। तो ऐसे ही हर पॉइंट पे
इस थ्रेड पे दोनों तरफ फोर्स लग रही होगी, ठीक है, और सेम अमाउंट में फोर्स लगेगी। तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रही हो तो नेट फोर्स क्या रहती है बच्चों, 0। तो इस कंप्लीट थ्रेड पे नेट फोर्स क्या रहेगी हमारी, 0, ठीक है। जितनी फोर्स आउटवर्ड उतनी फोर्स इनवर्ड। इसलिए धागा जिस शेप में हम छोड़ेंगे उसी शेप में एज इट इज पड़ा रहेगा। अब हम थर्ड स्टेप में जाते हैं। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, नीडल लेंगे या कोई पिन ले लेंगे, उससे हम यहां पे पंचर कर देंगे। धागा जो था वो भी हमारा क्लोज होना चाहिए, ठीक है, क्लोज शेप में होना चाहिए। तो जब हम बीच में पंचर करेंगे तो यहां वाली जो सोप फिल्म है वो फट जाएगी, और जैसे ही ये सोप फिल्म फटी हमारा धागा स्ट्रेच होके ऐसे सर्कल बना लेगा, ठीक है, सर्कुलर फॉर्म में आ जाएगा। आप धागे को चाहे किसी भी शेप में छोड़ दो, जब बीच में से फिल्म को पंचर करोगे तो वो ऐसे सर्कुलर फॉर्म में आ जाएगा। और ये सर्कुलर फॉर्म में आना क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारी सरफेस टेंशन को। सरफेस टेंशन की क्या प्रॉपर्टी थी कि सरफेस टेंशन चाहती है कि उसके लिक्विड का जो सरफेस है, ठीक है, टॉप सरफेस, उसका एरिया मिनिमम रहे। अब बीच में से जब हम फिल्म को पंचर कर देंगे तो यहां का लिक्विड तो गायब हो जाएगा। लिक्विड कहां बचा, यहां पे आउटवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो सोप फिल्म यहां पे प्रेजेंट है बस, और ये क्या चाहेगी कि इसका जो एरिया है वो क्या रहे, मिनिमम, ठीक है। यानी कि ये जो मैं एरिया दिखा रहा हूं ये मिनिमम रहे। और ये वाला एरिया मिनिमम कब होगा, जब अंदर का एरिया मैक्सिमम होगा। एक ही बात है, ठीक है। रिंग का एरिया हमारा फिक्स है, ये एरिया फिक्स होने की वजह से अगर ये वाला एरिया हमको मिनिमम करना हो तो हम क्या कर सकते हैं, इस वाले एरिया को मैक्सिमम कर दो। ये जितना ज्यादा होगा ये उतना कम होगा, ठीक है। और यहां पे मैंने 2 नोट लिखे हैं, इनको हमेशा याद रखना, नोट कर लो, और चाहो तो इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। पहला नोट क्या है, फॉर ए गिवन लेंथ और पेरीमीटर सर्कल विल हैव लार्जेस्ट एरिया, ठीक है। अगर हमें किसी भी चीज की लेंथ दी हुई है कि ये मान लो हमारे पास 1 मीटर लेंथ है, ठीक है, तो 1 मीटर लेंथ की हम अलग अलग चीज बनाते हैं। पहले हमने स्क्वायर बनाया, हमने ट्राइंगल बनाई, हमने सर्कल बनाया, या कुछ और बना लो, ठीक है, अलग अलग शेप बनाई हमने। अब उन हर शेप का एरिया निकालेंगे, ठीक है। स्क्वायर का एरिया निकाला, ट्राइंगल का निकाला, सर्कल का निकाल लो, पेंटागन का निकाल लो। जब सबका एरिया निकालेंगे तो इनमें सबसे ज्यादा एरिया जो आएगा वो किसका आएगा, सर्कल का, ठीक है। जब हमें लेंथ गिवन हो कि हमारे पास लेंथ कितनी है, सिर्फ 1 मीटर लेंथ है, इस 1 मीटर लेंथ का ही हमें स्क्वायर बनाना है, इसी की ट्राइंगल बनानी है, या इसी का सर्कल बनाना है, ठीक है। तो जब पेरीमीटर या फिर लेंथ फिक्स कर दी गई हो तो उसमें जो सबसे ज्यादा एरिया बनता है जिस शेप का, वो शेप कौन सी है, सर्कल, ओके। और ऐसे ही अगर हमें वॉल्यूम दी गई हो, ठीक है, अगर वॉल्यूम गिवन हो तो उसमें स्फीयर जो होगा, स्फीयर का जो सरफेस एरिया है वो सबसे छोटा बनेगा, स्मॉलेस्ट। वॉल्यूम का मतलब मान लो कि 1 गिलास भर के आपके पास रेत दे दी गई है, ठीक है, मिट्टी दे दी आपको 1 गिलास भर के, तो 1 गिलास क्या है, वॉल्यूम दे दी, ठीक है। अब उस मिट्टी का यूज करके हमें अलग अलग शेप बनानी है। पहले हमने उस मिट्टी का यूज करके, पूरी मिट्टी यूज करनी है वो, ठीक है, उसमें से छोड़ना कुछ नहीं है। उस मिट्टी से पहले हमने ये बना दिया, क्यूब बना दिया, ओके। फिर उसी मिट्टी का यूज करके हमने एक स्फीयर बनाया। उसी मिट्टी का यूज करके हम क्या बना सकते हैं, पिरामिड बना सकते हैं, ठीक है।
पिरामिड बना दिया। और क्या क्या बना सकते हो उस मिट्टी का? सिलेंडर बना सकते हो, ठीक है। ऐसे अलग अलग शेप बना सकते हैं उतनी एक गिलास मिट्टी से। अब क्या देखोगे, अगर उन सभी शेप का सरफेस एरिया निकालो, इन सब में जो सबका स्मॉलेस्ट सरफेस एरिया आएगा वो कौन सी शेप रहेगी? स्फीयर, ठीक है। तो इसको वेरीफाई कैसे कर सकते हो? वॉल्यूम ले लेना, मान लो 9 मीटर क्यूब वॉल्यूम ले ली, तो इस वॉल्यूम की हेल्प से अगर क्यूब बनाओगे तो क्यूब की साइड क्या आएगी वो निकाल सकते हो। क्यूब की वॉल्यूम क्या होती है? ए क्यूब, और क्या लिया हमने? 9 मीटर क्यूब, तो ए की वैल्यू आ जाएगी। उस ए की हेल्प से हम उस क्यूब का सरफेस एरिया निकाल पाएंगे, ठीक है। सरफेस एरिया क्या था? 6a²। ए अगर हमें पता है तो सरफेस एरिया की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही हम स्फीयर के लिए सरफेस एरिया निकाल सकते हैं, सिलेंडर के लिए निकाल सकते हैं, ठीक है। उन सब में जो सबसे कम सरफेस एरिया आएगा वो किसका आएगा? स्फीयर का। और अगर हमें लेंथ गिवन हो और उस लेंथ से अलग अलग शेप बनाए तो सबसे लार्जेस्ट एरिया किसका आएगा? सर्कल का। ओके, तो यहां पे हमारे पास क्या गिवन थी? लेंथ गिवन थी कि हमारे जो धागा है वो धागा कितना लंबा है, ठीक है। लेंथ फिक्स हो गई, और फिक्स लेंथ में सर्कल का एरिया क्या होता है? सबसे ज्यादा। और हमें क्या चाहिए था? सरफेस टेंशन का क्या काम था कि सरफेस टेंशन इस एरिया को कम से कम करना चाहेगी। इस एरिया को कम से कम करने का मतलब है कि बीच वाला एरिया सबसे ज्यादा, और बीच वाला एरिया सबसे ज्यादा कब बनेगा? जब ये सर्कल बनेगा, ठीक है। अगर सर्कल की जगह वो कुछ और बनाए, क्यूब बना दे या ट्राइंगल बना दे, तो एरिया क्या रहेगा? अगर ट्राइंगल बनाई तो ये जो एरिया है ये सबसे ज्यादा नहीं है, और अगर ये एरिया सबसे ज्यादा नहीं है तो ये वाला एरिया सबसे कम नहीं है। और सरफेस टेंशन क्या चाहेगी कि ये एरिया सबसे कम बने, और ये सबसे कम कब बनेगा? जब ये सबसे ज्यादा होगा। और ये सबसे ज्यादा कब होता है? जब ये सर्कल बनेगा। ओके, तो इसलिए जब बीच वाली सोप फिल्म को पंचर करोगे तो हमेशा ये धागा सर्कुलर फॉर्म अटेन करेगा, ठीक है। धागे की लंबाई चाहे कितनी भी कर लेना, हमेशा ये बनेगा सर्कल, ठीक है। तो ये किस चीज को वेरीफाई करता है? ये सरफेस टेंशन की इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करता है कि सरफेस टेंशन क्या चाहती है कि उसका जो सरफेस एरिया है वो हमेशा मिनिमम रहे, ठीक है। तो ये एक तरह से वेरिफिकेशन हो गई हमारी। और ये दोनों पॉइंट्स आपको हमेशा याद रहने चाहिए। इसी के साथ ही आपने देखा होगा कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वाई ए लिक्विड ड्रॉप इज spherical in shape। क्यों होती है स्फेरिकल? जब भी आप लिक्विड ड्रॉप को देखोगे, अगर छोटी ड्रॉप की बात करें तो वो हमेशा ऐसे दिखेगी, स्फेरिकल। क्यों होती है स्फेरिकल? क्योंकि अभी अभी हमने क्या देखा था? फॉर ए गिवन वॉल्यूम स्फीयर विल हैव स्मॉलेस्ट सरफेस एरिया। ओके, अगर स्फेरिकल ना हो, मान लो हमारी कैसी है बूंद? क्यूबॉइड फॉर्म में, ठीक है। मान लेते कि हमारी जो ड्रॉप है वो इस फॉर्म में, लेट सपोज। अब जो लिक्विड ड्रॉप ले रहे हैं हम, उसके अंदर का वाटर कंटेंट तो हम फिक्स लेके चल रहे हैं, ठीक है। उतने ही पानी का हमें स्फीयर बनाना है, उतने ही पानी का हमें ये क्यूब बनाना है।
अगर हमारी वॉल्यूम फिक्स है, इफ वॉल्यूम V इज फिक्स्ड, ठीक है, तो सरफेस टेंशन क्या चाहेगी, सरफेस टेंशन S wants to minimize its सरफेस एरिया, ठीक है। सरफेस टेंशन की तो प्रॉपर्टी है ये कि वो सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना चाहेगी। अब सरफेस एरिया क्या है, स्फीयर के केस में हमारा सरफेस एरिया क्या आएगा, 4πr², और क्यूब के केस में 6a², ठीक है। और अभी अभी हमने क्या पढ़ा था, फॉर फिक्स्ड वॉल्यूम एरिया ऑफ स्फीयर इज स्मॉलेस्ट देन एरिया ऑफ क्यूब और एनी अदर शेप, ठीक है, कि क्यूब या फिर कोई भी शेप हो, उनमें सबसे कम जो एरिया होगा वो किसका होगा, स्फीयर का। कब, जब हमारी वॉल्यूम क्या हो, फिक्स्ड। तो जो हम लिक्विड का जो ड्रॉप ले रहे हैं, उस एक ड्रॉप के लिए हमारी वॉल्यूम क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। उसी एक ड्रॉप को हम शेप दे रहे हैं, एक बार स्फीयर की और एक बार हम क्यूब की, ठीक है। तो वॉल्यूम फिक्स है, और फिक्स वॉल्यूम के लिए इसका जो सरफेस एरिया है वो हमेशा ज्यादा आएगा, इसका सरफेस एरिया कम रहेगा, ठीक है। और सरफेस टेंशन क्या चाहती है कि उसका सरफेस एरिया हमेशा मिनिमम रहे। तो वो ये वाली शेप लेने देगी या फिर ये वाली शेप लेने देगी, वो हमेशा इस वाली शेप को प्रेफर करेगी, ठीक है। तो लिक्विड ड्रॉप की स्फेरिकल शेप क्यों होती है, ड्यू टू सरफेस टेंशन। दैट्स वाई liquid drop is always spherical in shape due to surface tension। ओके, क्लियर है। एक क्वेश्चन हो रही है, इसमें ये क्या कहता है कि एक बीकर में वाटर लिया है और बीकर की रेडियस क्या है, 5 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, फाइंड द फोर्स exerted by one side of water of a diameter on surface on the other side of water of diameter। इसका मैं डायग्राम बना देता हूं, फिर समझ में आएगा ये क्या कह रहा है। ये कहना चाह रहा है कि एक बीकर लिया हमने, इस बीकर में वाटर भरा हुआ है, और अगर एक डायमीटर बनाए, ठीक है, ये हमने डायमीटर बना लिया बीकर का। बीकर की रेडियस हमारी 5 सेंटीमीटर है, तो डायमीटर क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि फोर्स एक्सर्टेड बाय वन साइड ऑफ वाटर ऑफ ए डायमीटर। तो इस डायमीटर के एक साइड वाला वाटर, मान लो ये वाली साइड का वाटर जो है वो कितनी फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, किस पे, ऑन सरफेस। अच्छा, जो डायमीटर है वो सरफेस पे लिया है, तो सरफेस का जो एक साइड का जो लिक्विड है वो कितनी फोर्स एक्सर्ट कर रहा है ऑन द अदर साइड ऑफ वाटर ऑफ डायमीटर, तो इस डायमीटर के दूसरे साइड के वाटर पे, ठीक है। हमने एक सिलेंड्रिकल कंटेनर लिया,
कंटेनर की रेडियस 5 सेंटीमीटर थी तो डायमीटर 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। जब हम उसको ऊपर से देखेंगे तो हमें ऐसा व्यू दिखेगा, टॉप व्यू। ये हमारा क्या है, वाटर का टॉप सरफेस है। इस पे जब हम डायमीटर ड्रॉ करेंगे तो डायमीटर के इस साइड में जो वाटर प्रेजेंट है वो कितनी फोर्स लगा रहा है इस साइड के वाटर पे, ये निकालना है हमको। और हमें क्या गिवन है, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज 0.075 न्यूटन पर मीटर। सरफेस टेंशन हमको गिवन है, ठीक है। तो सरफेस टेंशन किस वजह से आती है, ये जो फोर्स लगाते हैं एक दूसरे पे उसी की वजह से तो सरफेस टेंशन क्रिएट होती है, ठीक है। सरफेस टेंशन का हमने क्या फार्मूला पढ़ा था, परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट लेंथ L, ओके। तो यहां पे इस साइड का जो लिक्विड है वो दूसरे साइड के लिक्विड पे मान लेते हैं F फोर्स लगा रहा है, ओके। और F फोर्स लग रही होगी कंप्लीट लेंथ पे, जितनी लेंथ का हमारा डायमीटर है, ठीक है। तो यहां पे हमारी फोर्स क्या बन जाएगी बच्चों, S इंटू L। सरफेस टेंशन ऑफ वाटर क्या गिवन है हमारे पास, 0.075 न्यूटन पर मीटर। और लेंथ क्या है, डायमीटर की लेंथ क्या है, 10 सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करोगे तो डिवाइड बाय 100, ओके, मीटर बन जाएगा। ये क्या बनेगा, ये F परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, 75 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 1/10 न्यूटन। और ये आ जाएगा 75 इंटू 10⁻⁻⁴ न्यूटन। तो इतनी फोर्स, ये बहुत छोटी फोर्स है 10⁻⁻⁴, इतनी फोर्स ये वाली साइड, ठीक है, ये वाली साइड दूसरे वाले साइड के लिक्विड पे लगा रही होगी। और सेम अमाउंट ऑफ फोर्स ये वाली साइड इस वाली साइड के वाटर पे लगा रही होगी, ठीक है, सरफेस पे। गॉट इट, इजी था ये। और आपको सरफेस टेंशन का एक डेली लाइफ एग्जांपल और बताता हूं मैं, ठीक है। हम घरों में डेली यूज करते हैं इसको, जब हमें अपने कपड़े धोने होते हैं। हमारे कपड़े कैसे होते हैं, हमारा जो फैब्रिक है वो इस टाइप का होता है। कोई भी कपड़ा है वो, अगर हम उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें तो वो ऐसे बना हुआ है, ठीक है। उसमें हल्के हल्के ये पोर्स है। तो जब हमारा कपड़ा गंदा होता है तो इन पोर में क्या होता है कि गंदगी फंस जाती है, ठीक है। तो हमारी जो गंदगी है वो कहाँ है, इन क्यूब्स में फंसी हुई है। ये बहुत ही छोटे हैं, माइक्रोस्कोपिक, हमें ऐसे नहीं दिखते। जूम करने पे वो ऐसे दिखेगा और यहाँ पे हमारा गंदगी फंसी हुई है। तो जब हम इनको वॉश करेंगे तो पानी क्या होगा, इनिशियली जब हम पानी डाल रहे हैं पहले हम ठंडा पानी डालते हैं मान लो। तो ठंडा पानी जब डालेंगे तो उसकी सरफेस टेंशन क्या है, ज़्यादा है। सरफेस टेंशन ज़्यादा होने का मतलब कि जो उसके वाटर मॉलिक्यूल्स है वो आपस में मजबूत बॉन्ड बनाए हुए हैं। तो एक लॉन्ग चेन बनी हुई है वाटर मॉलिक्यूल्स की, ठीक है, सब ने ऐसे आपस में हाथ पकड़ा हुआ है। अब मान लो ये जो छोटा पोर है इसकी सफाई करनी है, तो यहां पे कोई एक वाटर मॉलिक्यूल घुस सकता है, ठीक है। लेकिन ऐसे लॉन्ग चेन बनी हुई होने की वजह से, और ये लॉन्ग चेन कब बनी, जब सरफेस टेंशन ज्यादा है, इन्होंने आपस में बॉन्ड बनाया हुआ है, तो ये लॉन्ग चेन बनी हुई है। ये आपस में छोड़ने को तैयार नहीं है और ये सारे के सारे इसमें जा नहीं सकते। इसमें तो सिर्फ कोई एक वाटर मॉलिक्यूल घुस सकता है,
ठीक है। तो क्या होगा कि अगर इसकी सफाई करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सरफेस टेंशन को डिक्रीज करना पड़ेगा। जब सरफेस टेंशन डिक्रीज होगी तो वाटर मॉलिक्यूल्स का जो बॉन्ड है वो थोड़ा टूटेगा, वाटर मॉलिक्यूल्स अलग अलग होंगे और इंडिविजुअल वाटर मॉलिक्यूल्स इन पोर के अंदर घुस के सफाई कर सकता है। ठीक है। अब सरफेस टेंशन को कैसे कम कर सकते हैं, हम उसके अंदर साबुन डाल देते हैं, सर्फ डाल देंगे, तो जो सोप वाला वाटर होता है, सोपी वाटर, ठीक है, उसकी सरफेस टेंशन कम होती है वाटर के कंपैरिजन में। ठीक है। तो सरफेस टेंशन डिक्रीज हो गई, वाटर मॉलिक्यूल्स का आपस का बॉन्ड टूट गया, तो वो अब इजीली इनमें पोर में घुस के सफाई कर सकता है। अगर हमें और भी ज्यादा सरफेस टेंशन डिक्रीज करनी हो तो हम क्या करेंगे, हम गर्म वाटर यूज कर लेंगे। हॉट वाटर की सरफेस टेंशन कम होती है नॉर्मल वाटर के कंपैरिजन में। ठीक है। क्या पढ़ा था कि सरफेस टेंशन और टेम्परेचर इनवर्सली रिलेटेड है, टेम्परेचर ज्यादा तो सरफेस टेंशन कम। ठीक है। तो हमने पहले नॉर्मल वाटर के कंपैरिजन में वाटर को गर्म कर लिया, गर्म करने से उसकी सरफेस टेंशन कम हुई और हम उसमें सर्फ और डाल देंगे, उससे सरफेस टेंशन और ज्यादा कम हो जाएगी। तो अब हमारा वाटर आराम से इन पोर में से पास हो जाएगा और पास होगा तो साथ में गंदगी भी पास करवा देगा। ठीक है। अपने साथ गंदगी ले जाएगा तो हमारा कपड़ा क्या होगा, बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास यहीं तक है। कल हम हमारे इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा हमारी क्लास में। जुड़े रहिए हमारे साथ और इसको आगे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट पूछ सकते हो या फिर टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, इन चैनल्स पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। जय श्री राम।